हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत सहित 8 देशों के नामों की घोषणा की है, जिन्हें उसने एक तरह से इजाजत दी है। इन देशों के नाम हैं चीन, जापान, इटली, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल के मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए ईरान के तेल के निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी वो एक तरफ ये कहना चाह रहे हैं कि मैं विश्व समुदाय के हक में काम कर रहा हूं, और दूसरी तरफ वो पाबंदियों की बात भी कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर आ रही है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा से। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर देश हैं, सदस्य देश हैं, उन पर दबाव डाला है कि वो चीन से कहें कि वो अपने यहां जो मानवाधिकार हनन कर रहा है उस पर रोक लगाएं। वो मानवाधिकार हनन की जो बात कर रहे हैं वो 2 क्षेत्रों में बात कर रहे हैं। एक वहां का प्रांत है जिनजियांग, जहां 10 लाख उइघुर मुसलमानों को जेलों में बंद रखने का आरोप है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि तिब्बत का जो तिब्बती समुदाय है उन पर भी ज्यादतियां हो रही हैं। 2013 के बाद में ये पहली बार है, आज मंगलवार को, जो यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार काउंसिल में चीन के मानवाधिकार स्थिति क्या है उससे संबंधित चर्चा होगी। चीन का कहना है कि जिनजियांग में जो मुसलमान हैं उनमें मिलिटेंसी, या जिसे आतंकवाद भी कहा जाता है, उसके फैलने और वहां अलगाववादियों के मजबूत होने का खतरा है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर हम ये सख्तियां ना करें तो यहां अलगाववाद बढ़ेगा, देश से अलग होने की बात होगी, इसलिए उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि वहां मुसलमानों जो अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक समुदाय जो हान समुदाय कहलाता है, उनके बीच में हिंसा से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इससे इनकार करता है। यहां भी स्थिति किसी न किसी हद तक, जिस तरह से म्यांमार में बौद्धों ने मुसलमानों पर ज्यादतियां की हैं, जिसको विश्व भर का मीडिया बार बार बता रहा है पिछले कई साल से, लाखों की तादाद में बांग्लादेश में आए हुए हैं शरणार्थी, कुछ हिंदुस्तान में, भारत में भी हैं। तो ये वहां की स्थिति जरा डिफरेंट है। वो चीन ये कह रहा है, अब से पहले जो उसने इस आरोप की सफाई दी थी, वो ये कहा था कि ये 10 लाख मुसलमान जिनको हमने डिटेंशन सेंटर्स में रखा है, वो जेल भी नहीं कहते, और वो कैंपों में रखा है, बल्कि वो ये कहते हैं, और उनका कहना है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कोई पेशावर वो कुछ काम सीख सकें। और उसके अलावा चीन की जो भाषा है वो भाषा सिखाने के लिए ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया हुआ है। तो ये चीन में मानवाधिकार का जो मसला है उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड, जेनेवा, जहां पर यूनाइटेड नेशन का सेकंड हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं वो है, वहां पर चर्चा होने जा रही है आज मंगलवार को। तीसरी खबर है सीरिया से। सीरिया में देर जोर में, सीरिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है सनआ, उसने कहा है कि देर जोर इलाका है, वहां पर अमेरिका के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसने बूशफ शहर है, बूकमाल इलाके में, वो देर जोर प्रांत में है, वहां पर नागरिकों के ठिकानों पर हमला किया है। और सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि वहां अमेरिका ने फास्फोरस बम, जो प्रतिबंधित हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, उन बमों का इस्तेमाल किया है, और वहां 3 बच्चे मरे हैं इसमें, और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा हजारों लोग वहां से बेघर हो गए हैं। लोग अपने अपने घर छोड़ करके देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। तो ये सीरिया। उधर दूसरी तरफ जो सीरिया के यूनाइटेड नेशन में जो नुमाइंदे हैं, जाफरी नाम है उनका, उन्होंने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कोई भी शोर मचा ले, किसी भी तरह का प्रेशर काम नहीं करेगा। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा
तब तक हम जंग जारी रखेंगे। पिछले कुछ महीने पहले सीरिया ने और इराक ने दोनों ने कहा था कि हम एक तरह से जो दाइश आतंकवादी संगठन जिन्होंने पिछले कई वर्षों में 6-7 साल से जो वहां आतंक मचा रखा है उनको लगभग समाप्त कर दिया है और हालात नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सीरिया में अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं नॉर्थ में जो तुर्की के सीमा के नजदीक हैं, खासतौर पर इदलिब, जहां पर अलग अलग शहरों से अलेप्पो, दरजोर, हामा, अस्वेदा और दमिश्क के नजदीक में भी जो अलगौता एक जगह है, वहां से सब आतंकियों को बसों में बिठा करके इदलिब ले जाया गया था। और अब इदलिब पर फौजी कार्रवाई हो ना हो, कब हो, कितनी हो, इस पर अभी भी जो है वो एक तरह का संकट है। और अमेरिका और तुर्की दबाव दे रहे हैं कि सीरिया की फौज को वहां कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मैं फिर अंत में उसी समाचार पर जो मैंने पहला समाचार दिया था, अमेरिका ने ईरान से तेल आयात करने के लिए 8 देशों को जो अपनी तरफ से एक छूट दी है, वेवर दिया है, उसके बारे में वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि जो उनका कल स्टेटमेंट है वो बहुत ही हेवीली लोडेड है। जो उन्होंने ईरान के खिलाफ बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये साफ है कि ईरान मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता लाने वाली ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ईरान की एक्टिविटीज पर लेजर फोकस की तरह से, यानी बहुत ही बारीकी से नजर रखेगा और ये भी देखेगा कि अगर ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर उससे उन पाबंदियों से बचने का प्रयास करेगा तो हम उनकी एक्टिविटी रोकने के लिए कदम उठाएंगे। जब अमेरिका कोई कदम उठाने की बात कहता है तो वो एक तरह से धमकी होती है कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एक खास बात है, सऊदी अरब का जो अल अरेबिया अखबार है उसने जो ट्वीट किया है उसमें एक तरह से सऊदी अरब की एक तरह से खुशी भी जाहिर हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ट्वीट के जो पोम्पियो का स्टेटमेंट है उसको ट्वीट इस तरह से किया है। उन्होंने कहा है कि पोम्पियो ने कहा है कि सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है आतंकवाद के विरोध युद्ध करने के लिए, जबकि ईरान जो है वो इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करता है। ईरान पर आरोप जो सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका लगाते हैं वो ये कहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में इसका जो है ये आतंकवाद फैला रहा है उनकी जबान से। और वो ये कहते हैं कि जो सीरिया में और इराक में जो एक तरह से दाइश के खिलाफ उसने बड़ी मदद की है आतंकवाद से निपटने के लिए। लेकिन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ये आरोप लगाते रहे हैं कि इन देशों में आतंकवाद ईरान फैला रहा है, जबकि वहां की सरकारें, खुद इराक की सरकार और सीरिया की सरकार, उन्होंने खुद ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स को अपने यहां अपनी जो आतंकवाद के विरुद्ध जंग है उसमें सहायता के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जो इस बात को पसंद नहीं करते कि आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी जाए, और जो दाइश ने जो आपको याद होगा मौसुल पर कब्जा किया था और कई शहरों पर कब्जा सीरिया और इराक में किया था, उस कब्जे को खत्म ना कराया जाता। ये वो जो लार्जर इजराइल, ग्रेटर इजराइल का प्लान जो बताया जाता है उसको वो पूरा होने देखना चाहते थे, वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए ईरान पर आरोप है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अब इसके आगे जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। अमेरिका ने ये कहा है कि ये सबसे बड़े प्रतिबंध हैं ईरान के खिलाफ, और इन प्रतिबंधों में 700 ईरानी और ईरान से जुड़े लोग और कंपनियां, विमानन कंपनी, खासतौर पे ईरान एयर और जो जलपोत होते हैं, जो पानी के जहाज जिससे तेल वगैरह एक्सपोर्ट होता है, उन पर पाबंदी है। और 2 वर्ष से कम की अवधि में 900 से ज्यादा पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इनमें 50 ईरानी बैंक हैं, 200 से ज्यादा लोग हैं, जलपोत हैं, ईरान एयर और इसके 65 से ज्यादा विमान हैं, उन सब पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी तरफ चीन और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जो ये अमेरिका ने एक्शन लिया है पाबंदियां लगाने का, उसका उन्होंने विरोध किया है और ये कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का
उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईरान से अपना व्यापार पहले की तरह जारी रखेंगे और अब से पहले भी जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। रूस के एनर्जी मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कहा था कि वो जो अमेरिका के प्रतिबंध हैं ईरान के खिलाफ उसके दौरान ईरान की सहायता करेंगे ताकि उनके खिलाफ वो जो कामयाबी से इस दौर से निकल सके। और वो भी उन्होंने भी कहा था कि हम अपने साथ जो कारोबार है हमारा वो हम जारी रखेंगे। और इससे पहले यूरोपीय यूनियन के 3 बड़े देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, उनके विदेश मंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि हम अपनी कंपनियों के जो इंटरेस्ट हैं, जो ईरान के साथ कारोबार कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। यानी उन्होंने भी अमेरिका की पाबंदियों को एक तरह से ठुकराया है। इसके बाद खास बात यह है, भारत से रिलेटेड मैं बताऊं कि भारत और ईरान के बीच ये बातचीत चल रही है। ईरान के प्रेस टीवी के जो दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर सेठी, उन्होंने कहा है कि बात ये चल रही है कि पूरा 100% जो पेमेंट भारत करेगा वो हो सकता है रुपए में करे। यानी ईरान रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार है। उससे एक बड़ा फायदा जो भारत को होने वाला है वो ये कि इतनी बड़ी रकम, इतना धन जो है वो अवेलेबल होगा ईरान के पास कि वो भारत से आयात बढ़ा सके। तो अब से पहले जो अरेंजमेंट था इन पाबंदियों से पहले वो ये था कि 55% जो तेल का मूल्य था वो भारत यूरो करेंसी में, जो यूरोपियन करेंसी है, उसमें देता था और 45% भारत का बैंक है यूको बैंक, उसमें वो पैसा रखा जाता था। और उससे ईरान अपने यहाँ के लिए बहुत सी चीजें, चावल, तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी बहुत सी चीजें भारत से लेता रहा है। अब जब 100% अगर रुपए में पेमेंट हुआ भारत की तरफ से, तो भारत के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। और ये आसानी इसलिए भी और बेहतर है कि भारत से निर्यात बढ़ेगा। निर्यात जैसे ही किसी देश का बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल और पॉजिटिव असर होता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रहा है। अब ये देखना होगा कि अब ये जो 6 महीने की छूट दी है मार्च 2019 तक, उसके बाद ईरान का तेल का एक्सपोर्ट 100% कैसे बंद कर सकेंगे, या ये देश किस तरह से ईरान के तेल पर जो निर्भरता है वो खत्म कर सकेंगे। चीन नंबर 1 इंपोर्टर है तेल का ईरान से, भारत दूसरे नंबर पर है। और जो दूसरे और देशों का जिनका नाम लिया गया है वो देश भी ईरान से बड़ी मात्रा में तेल लेते हैं। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर लिखें। उसके अलावा आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब अपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा है उसको क्लिक करें, उसके बाद एक घंटी नजर आएगी उसको क्लिक करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी सूचना मिल सके, आप उसे देख सकें। ये कार्यक्रम सप्ताह में 6 दिन रविवार के अलावा मैं दे रहा हूं और विश्व भर में इसको सराहा जा रहा है। मेरे पास बहुत से मैसेजेस, बहुत से इंफॉर्मेशन, टेलीफोन कॉल्स ये सब आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी आप सभी को जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में उसका भारत पर क्या असर होगा, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से, और दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर होगा, ये समझना निहायत बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।